अब नजर उस उपचुनाव पर है क्योंकि ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर है नहीं। बहरहाल कुछ देर का इंतजार है क्योंकि नतीजे सामने आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है। भवानीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सीट पर ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से मुकाबला है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें इस सीट पर हर हाल में जीत हासिल करनी है। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट, इन तमाम सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक एक करके हम आपको तमाम जगहों के रिजल्ट्स बताएंगे। आना शुरू हो जाएगा भवानीपुर पर सबकी नजर। तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका टिब्रेवाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। शाकिर अली नेता टीएमसी के जुड़ रहे हैं। सौरभ सिकतर नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जयंतो घोषाल जी खास मेहमान हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में आज मौजूद है। कोविड के बाद आज स्टूडियो आना हो पाया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। रिपोर्टर्स के पास चलिए जो वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि अनुपम हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, गिनती शुरू हो चुकी है वोटों की, सबको इंतजार रहेगा। सौरभ जी, आज ज्यादा उम्मीदें पालना तो फिर अब जनता बोलेगी कि अब क्यों उम्मीदें इतनी पाल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। देखिए, चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, और यही भवानीपुर में हम पिछले लोकसभा के समय से हम लड़ाई करते आए हैं। लोकसभा में हम एक वार्ड में जहाँ पे मुख्यमंत्री वोटर है, वहाँ पे हमने लीड भी लिया था, और पिछले विधानसभा हमने हारे थे, लेकिन यहाँ पे भी टक्कर हुआ था। और इस बार जो है हमें उम्मीद है हम यहाँ पे अच्छा लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि भवानीपुर का वोटर के ऊपर भरोसा खो के ममता बनर्जी जाके नंदीग्राम से लड़ी थी और चुनाव हार भी गई थी। फिर से आए हैं तो वोटर इसका जवाब जरूर देंगे, हमें ये उम्मीद। नंदीग्राम के घाव पर मरहम लगेगा, शाकिर अली? देखिए, नंदीग्राम का तो घाव था नहीं, घाव लगाया गया था। और मरहम लगने की जहां बात आप कर रहे हैं, तो देखिए ये दीदी का अपना घर है, होम सीट है, और ममता बनर्जी यहाँ लाख वोटों से जीतेंगी। हम आपको बता दें, थोड़ी सी इंतजार कर लें, हम लोग जीतेंगी। लेकिन घाव लगाया गया इसमें था, मतलब घाव लगाया गया था। देखिए, शुभेंदु अधिकारी और प्रशासनिक और इलेक्शन कमीशन के जो आमला थे, वो जिस तरह से दीदी को जोर जबरदस्ती हरवाया नंदीग्राम में, उसी का नतीजा है ये कि ये बाई इलेक्शन कराना पड़ रहा है। कितना बुरा टेस्ट है ये विक्टिम कार्ड। और बाकी जगह क्या कर रहा था, कौन जहां जहां जीती टीएमसी वहां पे कौन कर रहा था? नहीं, ये देखिए, ये पूरे तमाम मीडिया ने दिखा दिया था कि ये वहां एकदम डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से दिखा दिया गया था कि दीदी जीत गई चुनाव, 1200 से 2200 वोटों से जीत गई चुनाव। और उसके बाद में जो है आधे घंटे में सब रद्द बदल हो जाता। कोई भी मीडिया में बयान आता है, आपके भी मीडिया में अगर बयान आएगा तो कब आएगा? जब रिजल्ट का घोषणा हो जाता है, तब जब दीदी का घोषणा हो गया चुनाव जीतने के बाद। टीएमसी बोल रहा है या फिर ममता फैन बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक सीट, दो सीट, 10 टिकट से भी, वोट से भी लोग हारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नंदीग्राम के घाव पर मरहम लगेगा आज? देखिए, भवानीपुर में, नंदीग्राम में, मतलब पूरी चुनाव में अगर ममता बनर्जी के लिए अगर कोई दुखद घटना है तो नंदीग्राम है। तो इतना बड़ी विक्ट्री के बाद भी नंदीग्राम में जो सफलता नहीं मिली, 2000 वोट है, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। हाँ। तो इसीलिए अभी भवानीपुर के चुनाव सिर्फ जीतना नहीं, मार्जिन के ऊपर अभी निर्भर करेगा। मतलब देखिए, शोभन चटर्जी जीते हैं, भवानीपुर तो जीते हैं तृणमूल कांग्रेस। जीत तो जीत है, अब बोलेंगे कि देखो पीछे पड़ गए कि कितने मार्जिन से जीत रहे। मैं भी भवानीपुर गई थी, वहां वो तो गढ़ है सर, उनका गढ़ है, बिल्कुल छोड़ के गई थी। वही उस समय पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था, लेकिन गढ़ है वहां पर। तो महिलाएं, जितने लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, सब दीदी मैं आपको अंजना जी कह रहा हूं कि भवानीपुर में ममता जीतेंगे। हाँ। सवाल इसके ऊपर अभी आज नहीं हो रहा है। अभी चुनाव के जीत के आधार पर 2024 का, मतलब वो बार बार कह रहे हैं ना कि भवानीपुर में भी भ है, भारतवर्ष में भी भ है। तो भवानीपुर से भारतवर्ष जाने का जो इरादा तृणमूल कांग्रेस का, वो भवानीपुर से शुरू करना चाहती है। और दूसरी बात है, जो बीजेपी को वोट बैंक मिला है, मतलब भवानीपुर में लास्ट 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ा है। हाँ। वो जो 2 वार्ड है,
एक 70 और 72 ऐसे कुछ 2 वार्ड है जहां आपका बीजेपी का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है। तो उसको अभी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वो वोट हासिल कर सकते हैं या नहीं। उसमें गुजराती वोट है, उसमें मारवाड़ी वोट है, उसमें हिंदी भाषी वोट है। तो भवानीपुर इज ए वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वो मिनी भारतवर्ष बोले है ना। एक तो मार्केट भी बीचों बीच बड़ा है और मिठाई की एक से एक दुकानें हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल मिष्ठान एकदम, मतलब जाना है तो आप सीधे भवानीपुर पहुंच जाइए आंख बंद करके पूजा करने के लिए। नहीं, काली घाट भी है, नेताजी के आवास है एल्गिन रोड में। बिल्कुल। अच्छा, मुस्लिम वोट 20% है। ये अनुपम जुड़े क्या हमारे साथ? आ रही हूँ सर, मैं जल्दी से अनुपम के पास चले। अनुपम, ग्राउंड जीरो पर क्या दिख रहा है? कितनी देर में हम उम्मीद करें रुझान आने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर में हूँ, शेखावत मेमोरियल स्कूल में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये काउंटिंग तस्वीरें जहाँ पर काउंटिंग हो रही है। इस तरीके से शानदार इंतजाम किया गया है। बाहर पुलिस है और जो मेन गेट है उसके बाहर भी पुलिस है। अनुपम कैमरामैन को बोलिए एम्बियंट साउंड बंद करेगा, आसपास की आवाज आ रही है। ऑडियो जैसे ही ठीक होता है एक बार फिर से अनुपम के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखिए शाकिर जी, प्रियंका टिब्रेवाल कल से बता रही है मीडिया को, मीडिया वो भी दिखा रहा है, वो कह रही है कि इस बार धांधली हुई है। तो धांधली वर्सेस धांधली वाला खेल तो बंद कीजिए सर। देखिए अंजना जी, ऐसा कोई भी धांधली की बात नहीं। देखिए 1-2 बूथ में ऐसा होता है कि आपस में टकराव और ये सब जो है। देखिए वो जो आप जिसका बात बोल रहे थे वो जेन्युइन वोटर था, डानकुनी का रहने वाला था, जिसको टिब्रेवाल टारगेट कर रही है। डानकुनी का रहने वाला, उसका वोटर कार्ड वो लेके नहीं आया था, जो वो उसकी गलती थी, मानते हैं। लेकिन उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि उसे जो दौड़ा के भगाया गया उसे। लेकिन ये बात नहीं, वो जेन्युइन वोटर था और फिर वो बाद में वोट दे के गया। जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए वो डानकुनी नहीं, बांसद्रोणी का है। तो जो जैसे बी से भवानीपुर बोलता है, हम बी से बांसद्रोणी भी बोलता है, जहां से फेक वोटर लाया गया था। अगर मुख्यमंत्री अपना होम सीट में भी फेक वोटर लाएगा और ये रिगिंग करने का कोशिश करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इससे स्पष्ट हो जाता है अंजना जी कि मुख्यमंत्री जहां से राजनीति शुरू किया, जो उसका घर है, वहां पे भी बाई इलेक्शन में आके उसको फॉल्स वोटर लाना पड़ता है। शाकिर जी, आज अक्टूबर में पसीना क्यों हो रहा है आपको? नहीं, पसीना नहीं हो रहा है, वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। देखिए हमारे कहने का मतलब है अंजना जी कि ममता बनर्जी का जो जीत है वो निश्चित है। हाँ। इसीलिए प्रियंका टिब्रेवाल जो है वो 1-2 ठो चीज को, छुटपुट घटनाएं को जो है वो एक बड़ा सा इशू बनाना चाहती है, उसी को हार का कारण बनाना चाहती है। तो वो बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई कह रहे कि 1-2 ठो को बुला लिया तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। हाँ, 1-2 को बुला लिया तो कोई बात नहीं। पकड़ा गया ना घटना है। अच्छा, एक छुटपुट घटना है, ये हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से। हाँ 1-2 चलता है बोल रहे हैं, 1-2 चलता है। जल्दी से अनुपम वहां से दिखाइए कितनी देर में रुझान। बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर हूं। यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है। पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है। हालांकि अभी तक पोस्टल बैलेट में कौन आगे है कौन पीछे है ये नहीं आया है। पहला राउंड की शुरुआत भी हो चुकी है और थोड़ी ही देर में, हो सकता है कुछ मिनटों में, हमें रुझान का पता चल पाए, पहले रुझान का जो पोस्टल बैलेट रहा है। उसके बाद कुल 21 राउंड की काउंटिंग होगी। 21 राउंड के बाद ही काउंटिंग खत्म होगी। लेकिन हमें लगता है 3-4 राउंड के बाद ही जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 1,20,000 के आसपास यहाँ टोटल मतदान हुआ है, जो 30 तारीख को मतदान हुआ था। और ऐसे में जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो इसकी संभावना नहीं नजर आ रही है। हालांकि कहा नहीं जा सकता भवानीपुर में इस बार बड़ा मार्जिन खोज रहे हैं। किस तरह से वोटिंग हुई है, पिछली बार सिर्फ 61% वोट। जयंतोदा यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जीतकर टीएमसी के लिहाज से अपनी धाक दिखानी पड़ेगी। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, टीएमसी की कोशिश भी यही है कि बड़े मार्जिन से जीते। उसकी वजह साफ है कि टीएमसी के लिए ये चुनाव एक तो साख की लड़ाई है, दूसरा है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो जाना चाह रही है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में उतर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 2024। तो अगर बड़े मार्जिन से जीतती है ममता बनर्जी तो उनको एक बल मिलेगा राष्ट्रीय राजनीति की ओर। तो जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों ही की ओर से कोशिश की गई कि जो मार्जिन हो वो बड़ा मार्जिन हो, और बड़ा मार्जिन से अगर वो जीतते हैं तो जो वो परिकल्पना
है उनकी, या जो वो उनकी रणनीति है राष्ट्रीय राजनीति में, जैसे कि हम देख रहे हैं गोवा, त्रिपुरा, असम में पहले ही वो जा चुके हैं, दूसरे स्टेट्स में भी वो जाने वाले हैं। ममता बनर्जी इस चुनाव के बाद सीधे राष्ट्रीय राजनीति में उतरने वाली हैं, तो इसीलिए बड़े मार्जिन की कोशिश है टीएमसी की ओर से, और ये डिपेंड कर रहा है रुझानों के बाद ही हम जो मार्जिन हो सकता है उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 53% वोटर टर्नआउट हुआ था इस बार बाईपोल में, छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, पिछले बार 61% था, इस बार उपचुनाव चूंकि कम वोटिंग होती है, फिर भी उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 1,20,000 22,000 के आसपास वोटिंग हुई है, 53% टर्नआउट हुआ है। जनता ये क्या कहता है? नहीं देखिए, भवानीपुर ऐसे एक सीट है जहां टर्नआउट कम होती है, क्योंकि वो अर्बन वोट है ना, भद्रलोक घर से निकलते ही नहीं है, तो भवानीपुर में वोट परसेंटेज कम होती है। बाई इलेक्शन में, चुनाव में ऑलवेज वोट कम होते हैं पश्चिम बंगाल में, कम से कम। तो इस बार जो हुआ है वो पुराने जो रिकॉर्ड है उससे बेहतर है, मतलब ऐसे स्थिति है भवानीपुर में, लोग वोट देने जाते ही नहीं है। तो जहां ये भवानीपुर उन जगहों में से एक था जहां पर लोगों से बातचीत कैमरे पर करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। कैमरा बंद करते तो खूब बात करते थे, लेकिन कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड जल्दी बात करने को तैयार नहीं। चुनाव के समय अंजना जी, भवानीपुर में मैं बहुत, आपका वो जो प्रोग्राम हुआ था ना, बातचीत करने का जो सिलसिला, तो उस समय जब भी आप कैमरा लेके जाते थे वो चुप हो जाते हैं। कैमरा आप, मतलब भवानीपुर में लोग जो है वो एलिट भद्रलोक होते हैं, वो अपने आप को, मतलब, लेकिन वो स्लम एरिया भी है, इससे वेरी पिकुलियर। गलियों में घुसिए तो लोग बाहर बैठ के माला बना रहे हैं, अपना काम बाहर सड़कों पे ही करते हैं, बहुत सारे सड़क पे ही पूरा दिन बीतता है। वहाँ बिहारी वोटर भी बहुत है, बहुत बिहारी वोटर है। अलग अलग जगहों पर मैं गई और उन्होंने मोबाइल से लेकर क्या है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रहे हैं, इन सब पर चर्चा की थी। बहुत सारे बिहार के वोटर बहुत है, बहुत सारी कॉलोनीज है जो पूरी बिहार से आए हुए लोग बसे हुए हैं। लेकिन जैसे अनुपम अभी कह रहे थे ना कि इस बार जैसे बॉबी हकीम, ममता बनर्जी के जो बहुत खास है और मेयर है, वो कह रहे हैं मिनिमम 50,000 वोट का मार्जिन होगा, मार्जिन। तो जो पहले 25,000 से 50,000 मिनिमम और उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ममता बनर्जी खुद इतना मार्जिन अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो क्लोज एसोसिएट्स में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन और भवानीपुर में जो कंजर्वेटिव वोटर है वहां चुनाव में जीतना ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट करने से वो मुश्किल बाद में मुश्किल होगा। थोड़ा सा हिल गया है नंदीग्राम, क्योंकि नंदीग्राम में जो हुआ है, ने जो किया है ममता बनर्जी, आप तो नंदीग्राम भी गए जी? बिल्कुल, हम लोगों ने शो भी किया था और पूरा प्रोग्राम भी किया था। तभी नब्ज वहां टाइट की थी सर, हम लोगों ने भी जो दिखाया था, टक्कर दिख रही है। हाँ। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी आगे है, यानी ममता बनर्जी आगे है, जिसकी उम्मीद ही जताई जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। देखिए, अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है और पोस्टल बैलेट्स के हिसाब से आगे चल रही है ममता बनर्जी। प्रियंका टिब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की पीछे चल रही है। जल्दी से रुक करते, देखिए ये संयोग है या प्रयोग है? शाकिर अली, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि जो, मतलब अभी तो कहना मुश्किल है, प्रियंका के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो हार रहा होता है वही रोता है कि रिगिंग हो रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी बोल रही थी और यहाँ पर प्रियंका टिब्रेवाल आरोप लगा रही हैं। नहीं, आरोप देखिए अभी जो आप रुझान बता रहे हैं, तो ये पोस्टल बैलेट जो काउंटिंग हो रहा है, इसमें देखिए अगर दीदी बढ़त बनाई है तो हमको इससे ये लगता है कि जो है ये मार्जिन बड़ा मार्जिन होगा। ये जब ये मशीन का गिनना चालू होगा तो मार्जिन बड़ा होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट जो है वो थोड़ी सी जो है सरकारी आमला लोग वोट देते हैं, तो उसमें वोट जो है बैलेंस रहने का बात आता है कि 50% हो जाए या 60-40 हो जाए, लेकिन खुद ही कह रहे सरकारी लोग देते हैं, जो अफसर होते हैं वो देते हैं, तो जिसकी सरकार है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल, ये पश्चिम बंगाल का संस्कृति बन गया। हाँ एकदम ये संस्कृति बन गया है, जनता ठीक ही बोले हैं। तो इससे जो है हम लोग को, देखिए पिछले चुनाव में भी हम लोग 2021 में यही देखे थे कि जो ट्रेंड जो था एकदम बीजेपी और टीएमसी का एकदम बराबर था, लेकिन जैसे ही मशीन का काउंटिंग चालू हुआ और तृणमूल एकदम, ठीक है, आपकी आवाज कटरे में लौट रही। जल्दी से सौरभ सिकदर, उसके बाद अनुपम को कनेक्ट कीजिएगा, अनुपम के पास चलेंगे क्योंकि फिलहाल आगे टीएमसी हुई है। सौरभ सिकदर, मेरा सवाल आपसे है सौरभ जी, ये कि देखिए शुरू से ही जब से नतीजा आए उसके बाद से बीजेपी हिंसा को लेकर बहुत, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, अब बीजेपी अध्यक्ष भी बार बार कह रहे हैं हमारे खिलाफ हिंसा और हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लेकिन ये जंग जो है ये तो भवानीपुर है और बीचे शहर हो रहा है, इसमें इस तरह के आरोप लगाकर क्या फायदा है?
कैमरे की नजरों के सामने हो रहा है पूरा चुनाव। देखिए अंजना जी, हिंसा हुआ है और हिंसा का सिलसिला अभी भी जारी है। ये भवानीपुर चुनाव में भी लास्ट दिन हमारे पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष जी के ऊपर अटैक हुआ था। हमारे एक युवा कार्यकर्ता का आंख फोड़ दिया गया था। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर शाकिर अली जी जैसे बोल रहे हैं या टीएमसी के थाने नेता जैसे बोल रहा है कि ये लोग ममता बनर्जी जी का जीत लेके इतना निश्चिंत थे, फिर ये हमला क्यों, ये हिंसा का सिलसिला क्यों? मतलब यहाँ पे किसी को वोटर के ऊपर विश्वास नहीं है क्या उनका? इसीलिए आज वोटर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है वोट के दिन, और लोग वोट ना दे पाए इसीलिए वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला किया जाता है। पुलिस को भी मारा गया है वहां पे। ये क्यों? अगर आप 50,000 1 लाख वोट से जीत रहे तो लेट वोटर वोट ना, लोगों को वोट देने दीजिए। आप 2 लाख से जीतिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डरावना, हिंसा, मारपीट, ये क्यों? इसी में कितनी इस सच्चाई में कितना, इस आरोप में कितनी सच्चाई है जयंत? देखिए, अनुपम कनेक्ट होते हैं फौरन। देखिए सौरभ बहुत अच्छा स्पोक्समैन है। इसीलिए सौरभ आज के दिन में ये डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ को मैं जानता हूं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन इस समय नहीं, सौरभ इज ए गुड स्पोक्समैन, इसीलिए ये डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, आप जैसे बोल रहे थे कि भवानीपुर एकदम प्रॉपर कैलकाटा है, बीचों बीच पैरामिलिट्री फोर्स है, वहां ऐसे नहीं बड़ी है। खबर इस वक्त, एक सेकंड सर बता रहे हैं, भवानीपुर उपचुनाव में शुरुआती रुझान आ चुका है जिसमें ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। आपको सीधा लिए चलेंगे, भवानीपुर समेत जो 3 सीटें हैं उन सब पर टीएमसी आगे है। जल्दी से सर, चाहे शमशेरगंज हो, देखिए मॉर्निंग शोज द डे करके कहावत है ना। हाँ। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे लगता है इस बार ममता बनर्जी के पक्ष में भवानीपुर में यही ट्रेंड रहेगा। जीतने के बाद तो वैसे भी रहता है सर। हाँ, जो जीतने वाली पार्टी की आप लोग वोट वेस्ट करने नहीं निकलते। हाँ नहीं, लेकिन असेंबली इलेक्शन में, लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का जो वोट बैंक तृणमूल से बढ़ गया था, वो इस बार तृणमूल कांग्रेस रिस्टोर कर पाएगा या नहीं, वो भाजपा का, क्योंकि भाजपा का लॉन्ग टर्म खेल है। प्रियंका का हारेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में फिलहाल ममता बनर्जी भवानीपुर सीट में आगे चल रही हैं। अच्छी खबर, तीनों ही सीटों से टीएमसी के लिए आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री न सिर्फ भवानीपुर में आगे चल रही हैं, बल्कि शमशेरगंज और जो तीसरी सीट है जंगीपुर, वहां पर भी टीएमसी का ही उम्मीदवार आगे चल रहा है। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबकी नजर और मार्जिन वाली खबर पर खास तौर पर जयंतो घोषाल की नजर बनी हुई है। जल्दी से अनुपम, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कितने राउंड की अभी तक गिनती हो चुकी है, कितने राउंड बाकी हैं? आपने बताया था 1.25 लाख के आसपास लोगों ने ही यहां पर वोट डाला है। बिल्कुल अंजना, पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है और पहले राउंड की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी 2800 वोटों से आगे हैं। तो जिस मार्जिन की बात हो रही थी, जो पहला राउंड खत्म हुआ है उसमें अच्छी खासी लीड ममता बनर्जी ने ली है, मार्जिन अच्छा ममता बनर्जी का दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर भी टीएमसी आगे चल रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए बेहद अच्छी खबर है। यहाँ पर 21 राउंड और होने हैं, यानी अभी 20 राउंड और होने बाकी हैं। तो ये पहला राउंड है, पहला राउंड में 2800 वोटों से ममता आगे चल रही है। अंजना, ये बैलेट वाले जो होते हैं सर, जल्दी से इस पर एक रिएक्शन अगर आपसे ले। बैलेट वाले तो सरकारी लोग ही हैं, पर उसमें से कई ऐसे भी होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेपुटेशन पे वहां पे होंगे। बाय एंड लार्ज क्या दिखाता है? बिल्कुल सरकारी लोग, लेकिन सरकारी लोग जो है वो सब प्रो तृणमूल है, ऐसे भी मत सोचिए। सरकार में क्या होता है, वो दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वोट देने के समय आपको पता नहीं है। खासकर जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, उसमें डिफरेंट व्यूज भी रहता है। मतलब ऐसे नहीं है कि एन ब्लॉक तृणमूल, मतलब इतना जनरलाइज भी नहीं कर सकते। फिर भी आगे चल रहे हैं, तो इसी बात से शाकिर जी खुश हो रहे हैं। शाकिर जी, फिलहाल तो तीनों सीटों पर आ गए हैं, लेकिन अब तो सरकार उन्हीं की है, कोई अपना वोट वेस्ट करने क्यों जाएगा? इसीलिए ये भी एक रीजन होता है। लोग जितने लोग कम वोटिंग होती है, लोग उतने ही जाते हैं। जो और हर जगह ये मानसिकता रहता है, जो हार रहे हैं उसके लिए आप वोट नहीं देते। वोट क्यों खराब करें मेरा? शाकिर जी, नहीं देखिए, ये एक तो कारण ठीक ही जयंतोदा बोले हैं कि ऐसा होता है कि, लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ उसी दिन जो है 2 दिन का हेवी रेनफॉल हुआ और तूफान भी आया, और उस दिन भी वेदर खराब था जिस दिन इलेक्शन हो रहा था। तो उसमें भी हम कहेंगे कि कुछ परसेंटेज जो है वोट कास्ट होना बाकी रह गया, कि लोग बरसात के कारण घर से नहीं निकले
कि बरसात में जाएंगे, भीग जाएंगे, बरसात और ये बीमार पड़ेंगे, इसके लिए भी लोग वोट नहीं किए। इससे भी वोटिंग का जो है परसेंटेज में कुछ इफेक्ट हुआ है। और रह गया सवाल कि ये जो पहला राउंड जो है ये पोस्टल बैलेट का पोलिंग काउंटिंग में, इसमें 2800 वोट जो है ममता बनर्जी का लीड है। तो ये जो है बड़ी मार्जिन जो है 80,000 के ऊपर से जीत जो है ममता बनर्जी की होने वाली है, ऐसा लग रहा है अंजना जी। और इस पर हमको पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही रिजल्ट होगा। सिकदर जी, अच्छा है, मुस्कुराते रहिए सर, मुस्कुराते ही, क्योंकि जो नतीजे हैं उसके बारे में टक्कर तो दिखती नहीं है सर। सॉरी सिकदर जी। अंजना जी, हाँ, जब ये शुरू हुआ था, शाकिर अली जी बड़े भाई है, उसने 1 लाख का मार्जिन बना था। फर्स्ट राउंड के बाद वो 80,000 हो गया। चलिए आगे आगे देखते जाइए और क्या होगा। लेकिन देखिए ये रुझान है। और पहला राउंड पोस्टल बैलेट में, जैसे जयंतदा भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारी तो डेफिनेटली जो सत्ता के पक्ष में वोट डालते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूसरा बैलेट खुलता जाएगा, असली रुझान सामने आएगा। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि भवानीपुर में हम अभी भी बोल रहे हैं हम अच्छा करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है। ठीक है, जल्दी से अनुपम के पास एक बार चलने से पहले आपसे कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो कहेंगे, वो रुझान को लपकेंगे कि ममता बनर्जी अभी से जीत रही है, वो इंतजार करेंगे नतीजों का। लेकिन क्या वाकई कोई मुकाबला है? नहीं, देखिए ममता बनर्जी, अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस बार भवानीपुर, मतलब जो सेंटर, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी है, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार जाएगी, ऐसे कोई पोल स्टार प्रेडिक्ट नहीं किए हैं। कोई नहीं कह रहे हैं। भवानीपुर उनकी सीट रही थी सर, वो छोड़ के गई थी नंदीग्राम। हाँ, इवन प्रियंका टिब्रीवाल का भी स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखा जाए, प्रियंका टिब्रीवाल कह रहे हैं कि हम तो अनुभव में ममता बनर्जी से बहुत कम है, और फिर भी मैं चुनाव में टक्कर दे रही हूं। और मैं एक इशू को, पश्चिम बंगाल में जैसे हिंसा हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रही है, वो जो मैसेज है, वो महिला होते मतलब नाते हम वो मैसेज देना चाहते हैं। मतलब जीतेंगे हम। बीजेपी ऐसी सीटों में इन्वेस्ट करती है। आप देखिए, एक वक्त पर स्मृति ईरानी को जब राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में उतारा गया था, तो बहुत बड़ी चुनौती थी, और कोई लेकिन सोचा नहीं मेहनत था। करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने उखाड़ दिया वहां से। क्योंकि बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स जो है, राजनीति लॉन्ग टर्म है। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज तो रहेगी ना। अभी 356 करने का कोई इरादा अमित शाह जी का नहीं है। गवर्नर जितना भी रिपोर्ट दे, पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं अगर होगा तो अभी 4.5 साल तो ममता बनर्जी रहेंगे। लेकिन भाजपा को 3 से 77 सीट मिला है, प्रधान प्रतिपक्ष हो गया है, कांग्रेस और सीपीएम खाली हो गया, 0 हो गया है। तो अभी प्रियंका टिब्रीवाल तीसरी बार हारेगी, अगर हार जाएगी तो, क्योंकि एंटली में भी हारे हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी हारे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि नेक्स्ट असेंबली चुनाव और शुभेंदु अधिकारी लंबी रेस की घोड़ा बीजेपी के लिए है। तो बीजेपी क्या कोशिश करेंगे? बीजेपी कोशिश करेंगे कि पोस्ट भवानीपुर विधानसभा चुनाव तक पूरी ये जो संघर्ष है ये जारी रखेंगे। ममता बनर्जी को शांति से राज करना नहीं देना है, ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो लेकिन ममता बनर्जी के अगर भवानीपुर जीत जाए तो उसको कंसोलिडेट करके 2024 तक, मतलब वो नेशनल स्पेक्ट्रम में आने के लिए, ऑपोजिशन यूनिटी करने के लिए सोच रहे हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसे नहीं है कि कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी के जो अंडरस्टैंडिंग है, कांग्रेस सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में सीपीएम का भी कैंडिडेट है। अच्छा, सीपीएम कैंडिडेट दे दिए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सीपीएम का कोई असर होगा। हम लोग चर्चा में सीपीएम आ ही नहीं रहा है। अब तो अनुपम ऐसी स्थिति आ गई है कि लेफ्ट कांग्रेस, उनकी चर्चा ही वहां से एक तरह से खत्म हो गई है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके नाक में दम करते रहे। बिल्कुल। हर इशू पर, और वो अपना पॉलिटिकल जो एक उनका अस्तित्व बना है 3 से 77 वाला, जो कह रहे हैं जयंतदा, उसको वो बरकरार रखना चाहती है। और प्रियंका टिब्रीवाल में इन्वेस्ट कर रही है इस सीट पर, क्योंकि भवानीपुर ही ट्रेडिशनल सीट था जहां से ममता लड़ती थी। छोड़ के गई थी नंदीग्राम, वहां शिकस्त मिल गई उन्हें। तो बीजेपी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे चल रही है। अनुपम,
जी बिल्कुल, देखिए मेरी काफी लोगों से बातचीत हो रही थी बीजेपी के, जब वो इस प्रक्रिया में थे कि किसको ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा किया जाए, तो कई नाम थे, दिनेश त्रिवेदी का भी नाम था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आखिरकार प्रियंका तिब्रेवाल के नाम पर फैसला हुआ कि उनको खड़ा किया जाए। तो जो उस समिति में थे, चुनाव समिति जो थी कैंडिडेट की, तो उनसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई कि क्यों प्रियंका तिब्रेवाल को खड़ा किया गया। तो उसके दो वजह बताई गई। एक तो चुनाव बाद हिंसा का जो मामला हाईकोर्ट में लड़ा गया, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई प्रियंका तिब्रेवाल ने। दूसरा था कि प्रियंका तिब्रेवाल एक महिला चेहरा थी, ममता बनर्जी के खिलाफ महिला को लड़ाना एक अच्छी समझ बीजेपी के तौर पर उभरी। उन्होंने समझा कि एक महिला को अगर लड़ाया जाए तो अच्छा है। तीसरा, वो गैर बांग्ला भाषी थी, क्योंकि भवानीपुर में जो समीकरण है उसके मुताबिक 40% ऐसे वोट बैंक हैं जो बांग्ला भाषी नहीं है। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर ही प्रियंका तिब्रेवाल को चुनाव में खड़ा किया गया था। तो ये रही प्रियंका तिब्रेवाल की बात थी। और जब रुझानों की अगर हम बात करें तो मुझे याद है नंदीग्राम का जब काउंटिंग हो रही थी नंदीग्राम की, उस वक्त काफी रोचक रुझान आ रहे थे, कभी ममता आगे कभी शुभेंदु आगे, और अंत तक ये सस्पेंस बरकरार था। और यहां पर भी पहला राउंड तो ममता के नाम गया है, लेकिन अगर ये 3-4 राउंड में आगे पीछे होता रहा तो ये भी रोचक हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3-4 राउंड मार्जिन बढ़ता रहा, ममता बनर्जी आगे जाती रही, तो फिर साफ हो जाएगा कि ममता बहुत बड़ी लीड लेकर यहां से निकल रही है। ठीक है, प्रियंका तिब्रेवाल से हम लोगों ने बात भी की है, हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को प्रियंका तिब्रेवाल क्या कह रही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां गुजरात में निकाय चुनाव में अपना वोट डालने के लिए आई हैं, जो अभी तक जानकारी आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। गोपी 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 बता रही हैं, दिखाएं। यहाँ पे इस वक्त वो वोट डालने के लिए पहुंची हुई है, और साथ ही उनके जो भाई है, छोटे भाई, सबसे छोटे भाई जिनके साथ वो रहती है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पे तैनात हो गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गांधीनगर का ये जो चुनाव है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सूरत में जीत के बाद पहली बार गांधीनगर के चुनावी मैदान में उतरी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा यहाँ पे पहुंची है, खुद चल रही है, चल के ये वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। 99 साल की उनकी उम्र है और यहाँ पे अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो चलकर वोटिंग सेंटर के अंदर पे आई। गोपी, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइए। देखिए, ये अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि 99 साल की उम्र में कोई वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं उनके लिए उम्र के इस पड़ाव में कितना मुश्किल चलना भी है, लेकिन वो अपने वोटिंग राइट्स को, जो उनका हक भी है, अधिकार भी है। गोपी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गांधीनगर की, 99 साल इनकी उम्र है और वोट डालने आई हैं। बिल्कुल अंजना, 99 साल की इनकी उम्र है और यहाँ पे वोट डालने के लिए वो पहुंची हुई है। दरअसल बेहद दिलचस्प है, वो खुद पैदल चलकर 99 साल की उम्र में भी अपना वोटिंग राइट जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है और खुद गाड़ी से उतरे। उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल जहाँ पे वोटिंग बूथ है वहाँ पे खुद चलकर वहाँ पे पहुंचे और अब अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो चुनाव है वे भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस चुनाव में इस बार पहली बार है कि बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है। तो तीनों के बीच में ये जो जंग हो रहा है उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है हीराबा, 90 साल की उम्र में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। और हमने हर बार देखा है कि वो जब भी वोटिंग होता है हीराबा हमेशा आती है, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करती है। चाहे एक हम कह सकते हैं कि ये जो युवा है उनके लिए भी एक मैसेज है कि अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और वो खुद यहाँ पे चलते पहुंची है अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गोपी और देश भर में लोग देख रहे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर किसी न किसी मौके पर जब अपनी मां से मिलने जाते हैं तो वो वीडियो जारी करते हैं, लेकिन इस बार मीडिया कैमरा ने ढूंढ लिया उनकी मां को खुद ही वोट करने के लिए पहुंचते हुए। परिवार के और भी लोग वहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। गोपी,
बिल्कुल अंजना, उनके साथ जो उनके सबसे छोटे भाई यानी प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। साथ ही उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी यहाँ पे पहुंची हुई है वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए। ये सारे लोग इस वक्त गांधीनगर के रायसन जो इलाका है जहाँ पे स्कूल आई हुई है वहाँ पे अपना वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है 99 साल की उम्र में भी पैदल चल के आई है। मतलब उनके लिए यहाँ पे व्हीलचेयर सब रखा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चलकर ही जाएगी और बाकायदा वो चलकर ही वोटिंग बूथ तक आई। करीब 50 मीटर का ये डिस्टेंस होगा, वो चलकर आई, अपना वोट दिया। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ से वो अब उनका जो वोट है वो उन्होंने दे दिया है। साथ ही उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और गांधीनगर का ये जो चुनावी जंग है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, अब एक इस वोट की भी गिनती होगी। गोपी, काफी बड़ा हुजूम वहां मीडिया का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, काफी बड़ा हुजूम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है 99 साल की। वैसे ही अक्सर हम देखते हैं कि अगर बुजुर्ग होते हैं वो भी 90 साल की उम्र से ज्यादा की, तो हर बार वो मीडिया के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री की माँ है और वो खुद अपने पैरों पे वोट डालने के लिए जब यहाँ पे पहुंची हुई है तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पे टिकी हुई है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है चाहे कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री अगर गुजरात आते हैं तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर जाते हैं। और खास तब जब अपने जन्मदिन का मौका होता है तब वो हमेशा के लिए अपनी माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो वैसे में जो प्रधानमंत्री की माँ जब यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची है वो भी 99 साल की उम्र में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए, युवाओं के लिए कि अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। गोपी, और खास तौर पर ऐसे दिन जब हम आज भवानीपुर डिस्कस कर रहे हैं, नतीजे वहां से आने वाले हैं, वहां पर 53% के आसपास ही वोटिंग हुई थी। और यहाँ आपने देखा कैसे मिसाल बनता हुआ वोटिंग राइट हक भी, अधिकार भी, और इसका पालन जरूर करना चाहिए, ये संदेश हम सभी देते हुए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे। भवानीपुर में फिलहाल ममता बनर्जी आगे चल रही है, लेकिन अभी पहले राउंड का ही आया है रुझान। अभी 7-8 राउंड बाकी हैं। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। वापस हम लौट रहे हैं, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं इस वक्त। आपको एक बार फिर से बता दें क्योंकि रुझान आ रहे हैं तेजी से। और इधर आपने तस्वीरें भी देखी अहमदाबाद की, जहां पर गांधीनगर में, जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई है। चलिए रुख अब भवानीपुर का कर लेते हैं, जहां पर शुरुआती रुझान के मुताबिक ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। हम प्रियंका टिब्रेवाल की बातें कर रहे थे और देखिए सर 99 के एज में वोटिंग करी है जनता। बिल्कुल, ये पूरा कंट्री वाइड मैसेज है। कंट्री वाइड मैसेज है। हाँ? और देखिए प्रियंका को चुनाव में मतलब चूज करना, हाँ, इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए क्योंकि भाजपा क्यों प्रियंका टिब्रेवाल को चूज किया। एक बार जल्दी से हम सुना सकते हैं क्या उन्होंने क्या जो बोला है चुनाव के बारे में, नतीजों के बारे में लेकर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। जल्दी से आपको सुना देते हैं, आपको भी अंदाजा लगेगा कि प्रियंका टिब्रेवाल को कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में उतारने का फैसला बीजेपी ने लिया है। देखिए, इस वक्त प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी उम्मीदवार हमारे साथ हैं। आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। कितनी उम्मीदें और कितनी शिकायतें? देखिए, मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा करके इस चुनाव को लड़ा है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं था। मैंने उस सरकार की पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई करी है। उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया, उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीके से करना चाहिए। क्योंकि मैंने उनके फेक वोटर्स पकड़े, मैंने उनके रिगिंग पकड़ा और सब कुछ पूरे सबूत के साथ आप लोगों को दिखाया। तो रिजल्ट जो भी हो, I fought with all my might. आपने एक शिकायत चिट्ठी भी दी है कि पोस्ट पोल वायलेंस। Yes, because violence is in the nature of Trinamool, so I hope that नमस्कार दादा। So I hope
that they do not repeat what they did 4 months back. बिल्कुल पोस्ट पोल वायलेंस के लिए चिट्ठी लिखी है और इस वक्त फिरहाद हकीम जो यहाँ थे उनसे नमस्कार और एक तरह से कहा जाए जो आपसी रिश्ते होते हैं वो जरूरी हैं। प्रियंका तिबड़ेवाल ने फिरहाद हकीम को देख के नमस्कार कहा, फिरहाद हकीम ने भी हाथ हिलाया। यही हाल हमने देखा जब सृजित बिस्वास जो सीपीएम के कैंडिडेट है वो पहुंचे तो उनके साथ भी हाय हेलो हुआ। तो राजनीति अपनी ओर है, आपसी रिश्ते अपनी तरफ हैं, लेकिन फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है और थोड़ी ही देर में ये साफ होने लगेगा कि इस जगह से भवानीपुर उपचुनाव से कौन जीत रहा है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। अनुपम, ये देखकर हमेशा अमेठी और जो बड़ी सीटें होती हैं उनके खिलाफ जब भी आप बड़े नेता के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो अक्सर ये चर्चा होती है और ये उम्मीदवार को भी पता होता है कि मैं एक सिंबॉलिक तरीके से खड़ी हो रही हूं, पार्टी मुझे पुश करे या आगे, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी एहसास रहता है कि जीतना मुमकिन नहीं होता दिख सकता है। अभी हमें इंतजार करना है, रुझान ही आए हैं सामने। क्या इस तरह की आशंकाएं ऑफ कैमरा वो जाहिर करती थी आपसे? जी बिल्कुल, पहले तो आपको रुझान बता दूं, दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद ममता बनर्जी 2500 वोटों से आगे चल रही है और अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और जब हमने प्रियंका तिबड़ेवाल जब इस काउंटिंग सेंटर में वो प्रवेश कर रही थी तब हमने उनसे बातचीत की तो उनकी बातचीत में ये बात तो जाहिर हो रही थी कि वो जीतेंगी, पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने लड़ाई की है और बहुत अच्छे से लड़ा है। ये बात उन्होंने बार बार प्रकाश डालने की कोशिश की इस बात पर। और बड़े नेता की किस तरह से पूरी मशीनरी के खिलाफ वो लड़ी हैं, काफी गलत काम हुआ है उसके खिलाफ वो लड़ी हैं, ये सब भी बातें उन्होंने कही। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो रही थी कि प्रियंका तिबड़ेवाल उतनी आश्वस्त नहीं दिख रही थी चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले। तो फिलहाल अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है, दूसरे राउंड में भी ममता बनर्जी आगे हैं। अगर ये ट्रेंड 2-3-4 राउंड और चला और ये मार्जिन अगर बढ़ता गया तो नतीजे साफ होने लगेंगे कि ममता बनर्जी की जीत पक्की हो रही है। और कितनी बड़ी जीत हो रही है वो आखिरी राउंड पर निर्भर करेगा। अंजना, वो आखिरी राउंड पर निर्भर करेगा। अब फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें 2800 वोटों से वो आगे हैं। तीसरे राउंड की वोटिंग हो रही है। सौरभ सिकदर जी, प्रियंका तिबड़ेवाल और उनके इर्द गिर्द किस तरह से बीजेपी उनको सामने कर रही है, इसको लेकर बताया कि क्या क्या वजह थी इन सब की। लेकिन अगर हम पूरे बीजेपी के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि एहसास तो आपको भी होगा कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं होगा। इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, जो दूसरे राउंड की गणना थे उसमें प्रियंका 300 वोट से आगे थे, इसीलिए ममता बनर्जी का 2800 का लीड कम होके 2500 हो गया। और जहां तक रहे, देखिए बंगाल में हमारा जो नया अध्यक्ष भी आया सर, हम लोग अभी तक आज तक पे जो प्रैक्टिस अपनाते हैं वो ये है कि हमारा रिपोर्टर हमें खबर देता है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि पार्टी और आपको व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आ रहा है उससे प्रभावित होकर इस तरह की जानकारी आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। रूमर फैलता है, अनुपम कंफर्म करके आप ये खबर बताइए कि क्या फर्स्ट राउंड को अलग करने बैलेट वाला, सेकेंड राउंड को अगर हम देखें तो सेकेंड राउंड में पर से क्या प्रियंका आगे हैं, ये अनुपम पता करके बताएंगे। सर, आप लोग न्यूज बताने से परहेज कीजिए, टॉपिक पर बात कीजिए। मैंने इसलिए मेंशन किया था जो मेरे पास जानकारी है। जी। दूसरी बात है, देखिए ये जो प्रियंका ने जो लड़ाई लड़े हैं, हाँ। हमारे जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसने हाई कोर्ट में केस किया था और उसके बाद खाली केस करना नहीं, उसके बाद सारे जो घर छोड़ के बाहर थे उसको घर लौटाने के, खुद जाके घर लौटाए हैं। हाँ। तो आज जो है ये पोस्ट पोल वायलेंस के लिए तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका लड़ाई में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, पार्टी ने इसको मद्देनजर रखा। दूसरी बात ऐसा है, देखिए पार्टी यहाँ पे अभी हमारा जो नया जो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो भी जुआ है, तो एक जो है ये विधानसभा में 77 सीट आने के बाद पार्टी अभी 2024 की तरफ देख के एकदम संगठन को आगे कर रहा है, नए चेहरा आगे आ रहा है और हम अपना संगठनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास में है कि 2024 में हम 18 से भी ज्यादा सीट यहाँ पे जीत पाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए क्या है, ऐसे नए चेहरा बहुत आएंगे
और देखिए ठीक है उपचुनाव और अनुपम, ठीक है सर मैं लौट रही हूँ। अनुपम को कनेक्ट कर दीजिएगा फिर से। उपचुनाव के नतीजों पर आपको बता रहे हैं हम, 2500 वोटों से फिलहाल दूसरे दौर की गिनती के बाद ममता बनर्जी आगे आ रही हैं। जो दावा अनुपम कर रहे हैं सौरभ सिकदर, क्या उसमें दम है? वो कह रहे हैं जो 2800 का था पहले लीड, वो 2500 हो गया है। सेकेंड राउंड में प्रियंका टिब्रेवाल आगे निकली है ममता बनर्जी से, ओनली सेकेंड राउंड। जी देखिए, बिल्कुल पहले राउंड में 2800 से आगे चल रही थी ममता बनर्जी, लेकिन दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद जो आरओ हैं उन्होंने आके बताया है कि अब ममता बनर्जी 2500 राउंड से आगे चल रही हैं, यानी 300 राउंड कम हो गया उनका। हालांकि डिफरेंस या गैप उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, या किसको कितना वोट मिला है, ममता बनर्जी को कितना वोट मिला है, प्रियंका टिब्रेवाल को कितना वोट मिला है, ये ब्रेकअप अभी काउंटिंग सेंटर से नहीं दिया गया है। सिर्फ एक मोटे तौर पर कहा गया है कि दूसरे राउंड में 2800 वोटों से आगे थी ममता बनर्जी, लेकिन तीसरे राउंड में वो 2500, लीड थोड़ी कम हुई है। मतलब पहले राउंड में 2800 जो लीड थी वो अब 300 वोटों से कम होकर 2500 की रह गई है। एक सेकंड अनुपम, क्योंकि अभी हम लोग चला रहे हैं दूसरे दौर की गिनती के बाद ममता 2500 वोटों से आगे है। आप कह रहे हैं 3 राउंड की वोटिंग हो चुकी, गिनती हो चुकी है। बिल्कुल, एक बार बताएं, पहले राउंड के बाद, दूसरे राउंड के बाद और तीसरे के बाद अभी कहां पर है दूसरे राउंड के बाद अंजना, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले राउंड की जो वोटिंग हुई उसके बाद जो बताया गया कि 2800 वोटों से ममता बनर्जी आगे हैं। दूसरे राउंड की वोटिंग थोड़ी देर पहले खत्म हुई, वहां पर 2500 वोटों से ममता बनर्जी को आगे बताया गया। यानी जो पहले राउंड में जो लीड थी 2800 की, वो दूसरे राउंड में 2500 हो गई, यानी 300 वोट कम हो गए। अभी तीसरा राउंड चल रहा है, तो लेकिन जो ब्रेकअप है वो हमें काउंटिंग सेंटर से नहीं दिया गया है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, तो उस बारे में अभी मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो लीड थी 2800 की, वो 300 वोटों से कम होकर दूसरे राउंड में 2500 वोटों पर आकर टिकी है, और तीसरे राउंड की गिनती अभी चल रही है। थोड़ी देर में तीसरे राउंड का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा।